आज हम पढ़ते हैं प्लेन। पिछली क्लास में हमने देखा था कि प्लेन को यूनिकली डिटरमिनेट किया जा सकता था यदि हमें ओरिजिन से प्लेन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हो और प्लेन के एक नॉर्मल दिया हुआ हो। तो यूनिकली ओरिजिन से डिस्टेंस दी हुई थी और उसका नॉर्मल दिया हुआ था, तो यूनिकली डिटरमाइन कर पा रहे थे। सेकंड जो केस आज पढ़ेंगे वो है अ प्लेन कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड इफ उस पर एक पॉइंट दिया हो और उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर दिया हो। ठीक है, यानी प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। कहने का मतलब है एक प्लेन पता है आपको, प्लेन नहीं पता है, हालांकि प्लेन के एक नॉर्मल एक वेक्टर पता है, मतलब एक वेक्टर है जो कि प्लेन के नॉर्मल है। मान लेते हैं ये वेक्टर है आपका ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये वेक्टर है। और इस प्लेन पे एक पॉइंट दिया हुआ है, लेट से x1 y1 z1। तो इस प्लेन की इक्वेशन हम आसानी से लिख सकते हैं। मैं कार्टेशियन फॉर्म में पहले लिख के दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि ज्यादातर इस कार्टेशियन फॉर्म में ही काम आएगी। हम जानते हैं कि जब भी मैं प्लेन की इक्वेशन लिखता हूं ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, तो उसमें ए बी सी क्या होते हैं, उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज। तो आपको नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज पहले दे दिए ए बी सी, यानी आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो लेट द इक्वेशन बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। अब इसमें अननोन क्या रहेगा, केवल इसमें अननोन रहेगा केवल डी, क्योंकि यदि परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियो एबीसी होते हैं, उसकी इक्वेशन होती है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, इतना तो मुझे पता है। प्लस एक कांस्टेंट मैंने मान लिया इज इक्वल टू 0, ये प्लेन की इक्वेशन होती है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी प्लेन की इक्वेशन होती है। प्लस डी ले लो माइनस डी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो साइन तो अपने आप इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। सो अब यहाँ पे मुझे केवल डी सॉल्व करना है। तो मुझे दिया हुआ है एक पॉइंट, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है। फिर मैं लिख सकता हूं सिंस ए लाइज ऑन द प्लेन, अगर ए प्लेन पे लाई करता है तो ए उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी x1 y1 z1 मैं किसकी जगह डाल दूंगा, x y और z की जगह, यानी क्या आ जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इज इक्वल टू 0। एंड डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन माइनस सी जेड वन, ये डी की वैल्यू आ गई। तो वापस से मैं डी की वैल्यू को ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो प्लेन की क्वेश्चन आ जाएगी देयरफॉर द प्लेन इज, देखो डी की जगह डाल दूंगा माइनस ए एक्स वन, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, डी की जगह डाल दूंगा माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन माइनस सी जेड वन इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, बी कॉमन ले लेंगे तो y माइनस वाई वन प्लस सी कॉमन ले लेंगे तो z माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन हो गई, ये मेरी जो आई है लास्ट में, ये मेरी इक्वेशन हो गई। ए टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी टाइम्स वाई माइनस वाई वन प्लस सी टाइम्स जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एबीसी आपको कहां से मिलेंगे, परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियोज जो हैं, और एक्स वन वाई वन जेड वन क्या है, वो पॉइंट्स है जो आपको दिया हुआ है। इस तरीके से मैंने निकाल लिया। वेक्टर फॉर्म में निकला, काफी आसान है। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखता हूं मैं, वेक्टर फॉर्म में हालांकि काफी कम काम आएगा इस फॉर्म के लिए। वेक्टर फॉर्म काफी आसान है, एक प्लेन है, इसके एक नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, लेट से एन वेक्टर दिया हुआ है, एक नॉर्मल वेक्टर, और इस पे कोई पॉइंट आता है, इसका पोजीशन वेक्टर है ए। एक आप कोई पॉइंट मान लो कहीं भी इस पे प्लेन पे, मैंने मान लिया यहाँ, मान लिया लेट से एक पोजीशन वेक्टर आर मान लिया, तो ये जो वेक्टर होगा ये हो जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब ये जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर आर माइनस पोजीशन वेक्टर ए, ये प्लेन पे आता है, और ये जो वेक्टर है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, कहीं भी हो प्लेन में। मैं डायग्राम ऐसा बनाया, जरूरी नहीं ऐसा ही हो, कैसा भी हो सकता है, पर जो भी होगा वो प्लेन में होगा और ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। यानी दिस वेक्टर डॉट विद एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये मेरी वेक्टर इक्वेशन होगी। एन वेक्टर एक जनरल वेक्टर है जो भी है, और आर और ए बेसिकली ये पोजीशन वेक्टर्स हैं। एग्जांपल एक देखते हैं, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस of the plane which passes through the point 5 2 minus 4 and perpendicular
to the line with direction ratios 2, 3, -1। ऐसे प्लेन की इक्वेशन बताइए वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में जो कि इस पॉइंट से होके गुजरता हो और इस लाइन एक ऐसी लाइन के परपेंडिकुलर हो जिसके डायरेक्शन रेशियो है 2, 3, -1। तो क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन का डायरेक्शन रेशियो 2, 3, -1 है, यानी प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी 2x + 3y - z + d = 0। ठीक है, क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन रेशियो दे रखे थे 2, 3, -1, यही इक्वेशन होगी। डी की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? मुझे एक पॉइंट भी दिया हुआ है जो उस प्लेन पे आता है। ठीक है, मैं सेटिस्फाई करवा दूंगा उसको। पॉइंट सेटिस्फाई कराऊंगा तो क्या आएगा 2 × 5 + 3 × 2 -(-4) + d = 0। ये हो गया 10 + 6 + 4 + d = 0, यानी ये हो गया 20, यानी d बराबर आ जाएगा -20। देखो इक्वेशन बन जाएगी 2x + 3y - z -20 = 0। अब ये मैंने ऐसे निकाली है बेसिक तरीके से, आप चाहो तो वैसे निकाल सकते हैं a × x - x1 + b × y - y1 + c × z - z1 = 0। मुझे ये ज्यादा सिंपल लगता है इसमें, क्योंकि कुछ सीधे सीधे आप रख पाते हो। ठीक है, ये तो हो गई कार्टेशियन इक्वेशन 2x + 3y - z - 20 = 0। वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए एक आपको पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा a, जो दिया हुआ है, वो क्या हो जाएगा 5i कैप + 2j कैप - 4k कैप। ठीक है, और नॉर्मल वेक्टर क्या है 2i कैप + 3j कैप - k कैप, यानी इक्वेशन हो जाएगी r वेक्टर - a वेक्टर डॉट नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू 0। r को मैं r रहने दूंगा, माइनस a वेक्टर की जगह लिख दूंगा 5i कैप + 2j कैप था तो -2j कैप। ठीक है, -4k कैप था तो +4k कैप। तो ये तो हो गया r - a डॉट विद, डॉट करूंगा मैं n वेक्टर क्या है नॉर्मल वेक्टर है 2i कैप + 3j कैप - k कैप इज इक्वल टू 0। ये मेरी वेक्टर इक्वेशन होगी, यहीं छोड़ दूंगा मैं आंसर को। नेक्स्ट थर्ड केस पढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट है। नॉन कोलिनियर मतलब तीनों एक ही लाइन पर नहीं आने चाहिए पॉइंट्स। ठीक है, मान लीजिए मैं एक प्लेन बना देता हूं। एक पॉइंट है, मान लीजिए मैं अगर वेक्टर फॉर्म में बात करूं तो एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर मान लीजिए आप ए वेक्टर, एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर मान लीजिए बी वेक्टर, और एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर मान लीजिए सी वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर्स हैं ए बी सी। पॉइंट से बोल देता हूं मैं, ये पॉइंट ए है, लेट से ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ये ओरिजिन के साथ बने हुए पोजीशन वेक्टर है। अब मैं डायग्राम के लिए मैंने सिंपल रख दिया, यहां तक इतना बना दिया मैंने। तो मुझे पता करना है प्लेन की इक्वेशन। प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में पता करनी है कि वेक्टर में मान के चल रहा हूं अभी, तो बहुत आसान है। पहली बात तो क्योंकि प्लेन के लिए सबसे पहले मुझे जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है एक नॉर्मल वेक्टर, क्योंकि वहीं से आते हैं मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज। तो यदि मैं एक वेक्टर बना देता हूं ए बी, एक वेक्टर बना देता हूं ए सी। ये मैंने आपको वेक्टर में ही पढ़ाया था, कोप्लेनिटी प्रूव करते टाइम पढ़ाया था कि अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो क्या होगा, 2 का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के डॉट के साथ 0 होना चाहिए। तो वैसे ही फंडा यहाँ पे भी है, अगर आप एक वेक्टर को कॉमन बेस मान के बाकी दोनों को उससे जोड़ दो। अब जैसे मैंने बी और सी को ए से जोड़ दिया, अब मेरे पास एक वेक्टर तो ये है ए बी और एक है ए सी। इनका यदि मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा, एक नॉर्मल वेक्टर आएगा, और नॉर्मल वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे वही क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे प्लेन के। तो ए बी सी मिल गए। प्लेन की इक्वेशन क्या होती है ए एक्स + बी वाई + सी जेड + डी इज इक्वल टू 0। क्या बचा केवल डी। डी कैसे निकाल सकते हो, कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई करा के। 3 पॉइंट दिए हुए, कोई भी सेटिस्फाई करा लो, प्लेन की इक्वेशन तो यूनिक ही आनी है। एक तो वो तरीका हो गया, परंतु अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करता हूं, पहले मैं नॉर्मल वेक्टर निकाल लेता हूं। नॉर्मल वेक्टर क्या होगा इस केस में, नॉर्मल वेक्टर होगा ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ये होगा नॉर्मल वेक्टर। ए बी क्या है, ए बी है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये पोजिशन वेक्टर्स हैं, क्रॉस विद सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर्स हैं। इससे मेरे पास क्या आ गया, नॉर्मल वेक्टर आ गया। ठीक है, अब मुझे कोई प्लेन पे कोई पॉइंट मानना पड़ेगा, जनरल पॉइंट। मैंने मान लिया एक पॉइंट आर,
उस आर को मैंने किससे जोड़ दिया, ए से जोड़ दिया। अब ये जो वेक्टर बना आर माइनस ए, ये किसके परपेंडिकुलर है, नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, क्योंकि आर माइनस ए तो प्लेन में होगा और नॉर्मल परपेंडिकुलर है। यानी मैं बोल सकता हूं देयरफॉर आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर जो वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल के, डॉट विद एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। फिर एन की जगह मैं वैल्यू डाल देता हूं, यानी बन जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट विद, इसके अंदर मैं ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेता हूं, यानी बी माइनस ए क्रॉस विद सी माइनस ए ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरी होगी वेक्टर इक्वेशन। इन 3 पॉइंट्स यदि मुझे पता है ए बी और सी पोजीशन वेक्टर इनके हैं तो उस केस में ये इक्वेशन होगी। और ऐसे सभी आर वेक्टर जो इस प्लेन पाएंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी यही प्लेन की इक्वेशन होगी। अब सेम इक्वेशन मुझे कार्टेशियन में चाहिए होती है, मान लीजिए 3 पॉइंट दिए हुए हैं और कार्टेशियन में इक्वेशन चाहिए, तो वापस से प्लेन बनाता हूं। आप फॉर्मूले याद नहीं कर पाएंगे, इतने फॉर्मूले हो जाएंगे, आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा हर बार। तो यहां पे मान लीजिए आपको एक पॉइंट ए दिया हुआ है, एक पॉइंट बी दिया हुआ है, एक पॉइंट सी दिया हुआ है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3 z3। अब आप जब ए को बी से जोड़ेंगे ए बी वेक्टर बनाएंगे और ए को सी से जोड़ेंगे ए सी बनाएंगे, तो उसका जो परपेंडिकुलर बनेगा वो क्या होगा, ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, उसकी आप डॉट किससे करते हो, उसका आप डॉट करते हो, यहां पे एक वेक्टर ले लेते हो, ठीक है, एक पॉइंट पी ले लेते हो। पी पॉइंट क्या होता है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और आप जोड़ देते हो ए पी। तो आपकी इक्वेशन बेसिकली ये थी कि ए पी वेक्टर डॉट विद ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन किसकी थी, ध्यान है आपको, 3 वेक्टर जब कोप्लेनर होते थे। ये 3 वेक्टर कौन कौन से यहां पे, एपी ए बी और ए सी। ये कोप्लेनरिटी कंडीशन है, ए डॉट बी क्रॉस सी। 3 वेक्टर यदि कोप्लेनर तो ए डॉट बी क्रॉस सी कंडीशन थी। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो था। तो यहां पे ये कंडीशन, यही तो इक्वेशन होनी चाहिए, यही तो इक्वेशन है। अब बस यहां पे ध्यान नहीं रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हो आप, डिटरमिनेंट से निकालते हैं, जिसमें 2 रो, पहले बीच वाली रो होगी ए बी के कंपोनेंट्स, नीचे वाली रो होगी ए सी कंपोनेंट्स और सबसे ऊपर वाली रो होगी आई जे के। उसका डॉट किससे हो रहा है, उस वेक्टर का डॉट हो रहा है एपी से, यानी वो आई कैप वाली टर्म किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, एपी के एक्स कंपोनेंट से, जे कैप वाली एपी के वाई कंपोनेंट से। यानी कुल मिला के जो डिटरमिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, तो जो बीच वाली रो है वहां तो आ जाएगा, वहां पे आ जाएगा, देखिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, मानते ही आएगा। ए बी में यही तो होगा, बी के पॉइंट में से ए का पॉइंट माइनस किया है मैंने। ए सी में क्या होगा, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। अब यदि मैं केवल ये कर रहा होता ए बी क्रॉस ए सी तो मैं अब तक आई जे के लिख चुका होता ऊपर, परंतु मुझे बाद में उसका डॉट भी करना है एपी से। एपी में क्या आएगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और जो डॉट करके मुझे पता ही है आंसर क्या आने वाला है, तो मैं यहीं लिख देता हूं डॉट, यानी x माइनस x1 यहां लिख दूंगा, y माइनस y1 यहां लिख दूंगा, z माइनस z1 यहां लिख दूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चाहो तो आप यहीं आई जे के रख लो, एक वेक्टर अलग से रख लो, आपको पता ही है दोनों करने पर वही आने वाला है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करने में केवल आई कैप वाले मल्टीप्लाई होते हैं, जे कैप वाले मल्टीप्लाई होते हैं और आपस में के कैप वाले मल्टीप्लाई होते हैं, और बाकी सारे टर्म 0 हो जाते हैं, इसलिए मैं ऐसे कर लेता हूं हर बार। ठीक है, ये चीज, ये डिटरमिनेंट आ गया, ये बराबर 0, तो ये मेरी कार्टेशियन इक्वेशन होगी। ठीक है, तो ये मेरी क्या है, ये मेरी कार्टेशियन इक्वेशन है। तो आपका जो मन में नोशन था कि इक्वेशन का मतलब वही होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0, जो लाइन की इक्वेशन पढ़ते हैं उसके आप ऊपर सोच सकते हैं। अब प्लेन की इक्वेशन होती है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, और उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको जब आप पूरा खोलोगे ना, इसमें देखो x2 x1 क्या है, x2 x1 नंबर्स हैं, x2 x1 तो पॉइंट्स है ना, y2 y1 पॉइंट्स है, z2 z1 पॉइंट्स हैं, यानी इसका मतलब ये है कि इसकी जो सेकंड और थर्ड रो है ये पूरी नंबर बन जाएगी, केवल वेरिएबल क्या बचेंगे, x y z, जब इसको खोलोगे तो, और इज इक्वल टू 0 हो रखा है तो इक्वेशन बन जाएगी एक पूरी प्लेन की जो बनेगी। इसको खोलोगे तो कुल मिला के वैसी इक्वेशन बनेगी, ax प्लस some constant to x plus some constant to y plus some constant to z
प्लस सम अदर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। एग्जांपल करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, एक पॉइंट दिया हुआ है r 2 5 -3, एक पॉइंट दिया हुआ है s -2 -3 5 एंड t 5 3 -3। तो जब आप वेक्टर जोड़ते हो तो आप कोई भी एक पॉइंट ले लिया करो जिसको जो हर में फिक्स होगा। अब जैसे मैं a को कॉमन लेता हूं ना, ए बी लेता हूं, ए सी लेता हूं, ए पी लेता हूं, तो वैसे ही आप r चाहे ले लो, चाहे s ले लो, चाहे t ले लो, जिसको आप फिक्स करके आप बाकी सबसे जोड़ दोगे। ये कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। वेक्टर इक्वेशन तो आता ही है आपको निकालना। डायग्राम जरूर बनाया करें, इससे काफी क्लैरिटी मिलती है आपको। एक r ले लीजिए पॉइंट, एक s ले लीजिए, एक t ले लीजिए, आर एस मिला दीजिए, आर एस वैक्टर बन गया, आर को टी से मिला दीजिए, आर टी वैक्टर बन गया। आर एस वैक्टर क्या होगा? एस वैक्टर में से आर वैक्टर माइनस करना, यानी -2 यानी -4 आई कैप, -3 -5 यानी -8 जे कैप, और 5 माइनस ऑफ -3 8 के कैप। और आर टी वैक्टर क्या होगा? टी में से आर माइनस करिए, 5 - 2 यानी कि 3 आई कैप, 3 - 5 यानी कि -2 जे कैप, -3 कट जाएगा तो 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। यही आया आपका। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या करता हूं, दोनों क्रॉस निकाल लेता हूं। सारे स्टैंडर्ड तरीके भूल जा रहा हूं मैं। मेरे को मान लीजिए 1 साल हो गया 3D पढ़े हुए, मैं सब भूल गया, और मुझे इतना तो ध्यान रहेगा कि मैं आर एस वैक्टर आती निकाल सकता हूं, क्योंकि दोनों पॉइंट, तीनों पॉइंट किस पे आते हैं? प्लेन पे आ रहे हैं, यानी दोनों वेक्टर भी किस में होंगे? प्लेन में होंगे। आर एस आर टी प्लेन में होंगे, यानी इनका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो प्लेन के नॉर्मल होगा, है ना। वो क्या होगा? नॉर्मल वेक्टर होगा मेरे पास आर एस वेक्टर क्रॉस आर टी वेक्टर। वो कैसे निकालता हूं मैं? मॉड ऑफ आई जे के, पहला वेक्टर है -4 -8 और 8, ये है 3 -2 0। अब क्या आएगा? आई कैप के साथ क्या आएगा? ये तो 0 हो जाएगा, +16 यानी कि 16 आई कैप। जे कैप के साथ क्या आएगा? माइनस जे कैप के साथ आएगा -24 यानी हो जाएगा +24। के कैप के साथ क्या आएगा? 8 + 24 यानी 32, यानी +32 के कैप। यानी इसका जो नॉर्मल वेक्टर था एन वेक्टर, उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं 16 24 32। इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा, यानी डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? 2 3 4। यानी प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? देयरफॉर लेट द प्लेन बी 2x + 3y + 4z इज इक्वल टू डी, इज इक्वल टू डी। मुझे क्या निकालना बचा? बस डी। ठीक है, डी कैसे निकाल सकता हूं मैं? कोई पॉइंट सेटिस्फाई करा दूंगा। तो मान लेते हैं मैं आर सेटिस्फाई करा देता हूं, तो एक्स की जगह डाल देंगे 2, 2 × 2 4, वाई की जगह डाल देंगे 5, यानी 4 और 5 या 15, 19 हो गया 19, और जेड की जगह डाल देंगे -3 यानी 12, तो 19 - 12 यानी कि 7, यानी डी बराबर क्या आ जाएगा? 7। यानी इक्वेशन हो जाएगी 2x + 3y + 4z इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन होगी। और आप अगर क्रॉस चेक करना चाहो मेरे को, तो कोई और पॉइंट सेटिस्फाई करा के देख लो। आप करेगा सेटिस्फाई, वेरीफाई करके देख लो। आप एस सेटिस्फाई करा के देख लो, क्या आएगा? 2 × -2 यानी -4, -4 - 9 -13, -13 + 20 7। LHS बराबर RHS आ रहा है। चाहे आप टी सेटिस्फाई करा कर देख लो। ठीक है, तो ये बेसिकली बेसिक्स से मैं कर रहा हूँ सवाल सारे। तो मैंने यहाँ पे वो कोई इक्वेशन नहीं लगाई है, कौन सी वाली? ना तो मैंने डिटरमिनेंट वाली लगाई है जो मैंने आपको अभी सॉल्व कराते वक्त बताई थी, ना मैंने वेक्टर वाली लगाई है। मुझे सवाल सॉल्व करना आना चाहिए। सवाल सॉल्व करना आना चाहिए, उसके लिए मैं दिमाग में मेरे को इमेजिनेशन फास्ट होना चाहिए। तो आप ज्यादातर केसेस में ऐसे देखेंगे कि आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आप देर कर रहे हैं, बल्कि अपना लॉजिक लगाएंगे तो फटाफट होगा।